हेलो बच्चों, देखो बेटा हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, डीकॉम्पोजिशन पढ़ ली थी। आज हम डीकॉम्पोजिशन की डिटेल भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर reactants combine to form single product। तो आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ गया, जुड़ के बना रहा है CO2, सिंगल प्रोडक्ट है। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दो तो ये भी जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या बनाएगा हमारा सिंगल प्रोडक्ट। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग लाइम। साथ में हीट रिलीज होती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। फिर हमने पढ़ा था डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, इस रिएक्शन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस रिएक्शन को देखें आप ध्यान से। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज अ सिंबल ऑफ हीट। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाता है। ये टूट के दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में टूटेगा, तो दो में टूटा यहाँ। तो कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड और किस में टूट गया हमारा CO2 में। तो इसे हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन? रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट, जैसे ये रिएक्टेंट है, अ रिएक्टेंट अंडर सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन में तीन कंडीशन है, हीट दे दो या सनलाइट में रख दो या आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। तो तीन कंडीशन है। ये सुटेबल वर्ड को भी अंडरलाइन कर देता हूँ, ये हमें ध्यान रखना है। अंडर सुटेबल कंडीशन स्प्लिट टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, इसे हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो हमारा चैलेंज है वो है इस रिएक्शन को याद रखना, इस रिएक्शन को याद रखना जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं, जैसे यहाँ पे हमारी कंडीशन की बात हो रही है, तो जो हमारी कंडीशन है ये हमारी तीन कंडीशन है। हीट देंगे तो भी रिएक्टेंट टूट सकता है, सनलाइट में रखो तो कुछ केमिकल होते हैं जो सनलाइट में टूट जाते हैं, और पास इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप करंट पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो तो भी टूट जाती हैं। तो ये कंडीशंस हैं। तो अब आप देखो ध्यान से, जो मैंने ये पहली रिएक्शन बताई ये हीट वाली है, यानी ये हीट से डिकम्पोजिशन होगी। ये जो दूसरी रिएक्शन बता रहा हूँ ये भी हीट वाली है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब आप जरा ये डायग्राम देखो, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है कि एक स्टूडेंट है, उसको टेस्ट ट्यूब में हमने ये डाल दिया FeSO4 और उसको हमने बोला हीट करो। तो हीट करेंगे तो FeSO4 टूट जाएगा, टूट के दो चीज़ें तीन चीज़ें बना रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन है। तो ऑब्जर्वेशन कैसी आई कि FeSO4 को हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाला तो FeSO4 होता है ग्रीन कलर का। ये ध्यान रखना, आपको ये कलर याद रखने हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट कहते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो Fe2O3 ब्राउन कलर का बनेगा, साथ में SO2 एंड SO3 गैस बनेगी, जिसकी स्मेल जो आएगी ना उसे कहते हैं बर्निंग सल्फर स्मेल। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो क्या होगा, तो हम बताएंगे कि FeSO4 हैज़ ग्रीन कलर, ऑन हीटिंग इट अंडरगो डीकॉम्पोजिशन। तो डीकॉम्पोजिशन में जाएगा तो ये हमें बनाएगा ब्राउन कलर Fe2O3, SO2 एंड SO3। तो यहाँ पे जो हमें स्मेल आएगी सल्फर की, बर्निंग सल्फर की, वो आएगी बिकॉज ऑफ SO2 एंड SO3। इस डायग्राम में जो यहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई है स्टूडेंट की, और ये साथ में ऑपरेटर्स वगैरह, इसको आप देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, तो ये इससे पकड़ा हुआ है, इसको टेस्ट ट्यूब के साथ बर्नर लगाया हुआ है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट रखा हुआ है, इसको हीट करेंगे तो ग्रीन कलर ब्राउन चेंज हो जाएगा, और जो ये स्मेल आएगी देख रहे हो ना, ये फ्यूम्स बन रहे हैं, इसकी जो स्मेल है वो स्मेल होगी सल्फर की। उस स्मेल को कहते हैं बर्निंग सल्फर स्मेल। और जो ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को मुंह के पास नहीं करना है, मुंह से थोड़ा सा दूर रखना है और उसके फ्यूम्स को हाथों से अपनी तरफ करना है स्मेल करने के लिए। तो ये तरीका होता है। तो चलो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल पार्ट। अब पेपर में क्या आ सकता है? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है नंबर 1, व्हाट हैपेंस व्हेन CaCO3 इज हीटेड। तो आप बताओ, इट विल फॉर्म CaO एंड CO2।
तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन FeSO4 इज हीटेड। तो बताइए ग्रीन कलर ब्राउन में चेंज हो जाएगा और ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि FeSO4 को हीट करेंगे तो जो उसका ग्रीन कलर होता है वो ब्राउन में चेंज हो जाएगा और SO2 और SO3 गैस साथ में बनेगी। तो ये रिएक्शंस बेटा याद करनी पड़ेंगी, ज़्यादा नहीं है ना, 20-25 रिएक्शंस होंगी तो आपको 3-4 दिन में याद हो जाती हैं। इफ़ यू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाती है। तो ये हम कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, ये रही, दिस इज वन मोर एग्जांपल। इस एग्जांपल को हम कर चुके हैं तो इसे मैं हटा देता हूँ। अब आप देखो, आपको ये एक एग्जांपल नज़र आ रही है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट कहते हैं इसको। ये जो रिएक्टेंट है इसे हम क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट हमारा वाइट कलर का ही होता है, लेड नाइट्रेट इज वाइट इन कलर। जब हम इसे हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है और साथ में NO2 एंड O2 गैस बनती है। जो ये NO2 गैस है, ये इसकी जो कलर है वाइट ब्राउन फ्यूम्स में दिखेगी, हमें ब्राउन कलर की दिखती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो आप ये पूरी रिएक्शन लिखेंगे और बताएंगे कि जब हम इसको हीट करेंगे तो वाइट कलर का लेड नाइट्रेट PbO में चेंज हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और साथ में NO2 बनाएगा, ये ब्राउन कलर की गैस होगी और ऑक्सीजन गैस होगी। ऑक्सीजन गैस कलरलेस होती है। तो ये बेटा जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे ना रफ कॉपी पे 6-7 बार तो याद होता है। स्कूल में जब हम कराते हैं तो हम इसको 10-20 बार लिखवाते हैं तब जाके याद होता है। तो अब आप इसे नोट्स बना के अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हो। अब देखो साथ में ही मैं अब आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, अब हमें ये तो पता चल गया कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप भी होती है। देखो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकॉम्पोजिशन क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच as reactant under suitable conditions split to form two or more products। तो वो डिकम्पोजिशन हो गई, तो उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ ली। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। तो अब आप समझो जरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी 3 तरह की है। क्या नाम है इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का? पहली टाइप का नाम है थर्मो डिकम्पोजिशन। थर्मो, थर्मो का मतलब होता है हीट, यानी ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना हीट वाली, ये सारी थर्मो की है। थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी टाइप का नाम है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप का नाम है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो decomposition reaction। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप देखिए ध्यान से, तो ये जो हमारी डिकम्पोजिशन है ये हमारी 3 तरह की है। 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन कौन सी? थर्मो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप देखो, अब आपसे कोई पूछ ले भाई थर्मो डिकम्पोजिशन क्या होता है ये बताओ, तो आपने बताना है थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पे हीट से डिकम्पोजिशन हो जाए। तो ये मैंने जितनी भी एग्जांपल लिखी है ना, देखो ये सारी एग्जांपल हीट हीट हीट, तो ये तीनों एग्जांपल्स किसकी हैं? हीट। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। एग्जांपल में आप इसमें से कोई भी एक एग्जांपल लिख लो। CaCO3 हीट दी हमने तो ये टूट गया CaO एंड CO2 में। अब कोई पूछ ले आपसे भाई फोटो डिकम्पोजिशन बताओ कौन सी होती है, तो फोटो डिकम्पोजिशन होती है सनलाइट। अगर हम किसी केमिकल को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें तो वो टूट जाएगा, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल AgCl। AgCl को सनलाइट में रख दो इस केमिकल को,
AgCl को हम सनलाइट में रख देते हैं। जैसे ही सनलाइट में रखेंगे तो ये टूट के सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो AgCl, AgBr ये इसकी रिएक्शंस होती हैं। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप सिंपल बताइए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उसे कहते हैं फोटो, और हीट से हो तो उसे थर्मो। अब ये रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर वन डाउट। ये हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो तो इसे, या करंट पास करके हो, तो इसे हम कहते हैं अपना इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। Yes, so we were understanding electro decomposition. So what is electro decomposition? Just try to understand. The decomposition reaction which occurs in the presence of electricity, उसे हम कहते हैं decomposition reaction, या फिर करंट बोलो, इलेक्ट्रोलिसिस करंट भी बोल सकते हो। तो इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जैसे वाटर है, वाटर से करंट पास कर दो, करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। जैसे आप पास करोगे तो जो ये वाटर है ये टूट जाएगा H2 में एंड O2 में। अब इसके बाद इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो हमने वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया बाय पासिंग करंट। तो इस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होती है हमारी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन? द रिएक्शन decomposition reaction which occur in the presence of electricity known by the name of electro decomposition reaction। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से समझना, आपकी एनसीईआरटी बुक में इसकी एक डायग्राम बनी हुई है। तो मैं अगर आपको आपकी एनसीईआरटी बुक दिखाऊं तो आप यहाँ पे समझिए ध्यान से। ये डायग्राम है, आप अपने एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम निकाल सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ से देख लीजिए। ये देखो, ये मग में पानी लिया हुआ है और करंट पास कर दिया बैटरी की हेल्प से। तो जैसे ही करंट पास किया तो ये जो है इसमें हाइड्रोजन अलग और ये सारा अलग। तो ये मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, जरा समझिए। देखो क्या होता है, वाटर लो, वाटर लो इस तरह से, वाटर में इस तरह से दो रॉड डिप कर दी है विद द हेल्प ऑफ सेल। अब आपको ये तो पता ही होगा ना, ये सेल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब आपने याद रखना है, जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, नेगेटिव पार्ट जहाँ जुड़ा होता है उसे कहते हैं कैथोड, कैथोड होता है नेगेटिव। और जो सेल का पॉजिटिव पार्ट होता है, जहाँ से पॉजिटिव पार्ट जुड़ा है, इसे कहते हैं एनोड। एनोड। एनोड होता है पॉजिटिव। और यहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं कि जब ये रिएक्शन होगी, वैसे डायग्राम थोड़ी उल्टी टाइप है, मैं टेस्ट ट्यूब नहीं लगाता, आप ऐसे समझो। अब जैसे हम करंट पास करेंगे तो जो हमारा वाटर है, वाटर टूट जाएगा, ये टूट के बनाएगा H प्लस एंड O-2, क्योंकि टूटेगा तो यही बनेगा H प्लस और -2। अब जो प्लस वाला चार्ज है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी इस पानी में H प्लस और O-2 है। तो जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनेगी। यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन, क्योंकि O नेगेटिव आएगा तो O नेगेटिव आपस में जुड़ के O2 बना देंगे। और ये हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, तो कैथोड होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कौन सी गैस कहाँ पे बनती है, तो आपने बताना है कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे बनती है। तो मैंने ये रीजन दे दिया, इस रीजन की जरूरत नहीं थी बट आपको मैंने दे दिया। एक क्वेश्चन और आता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कौन सी गैस ज़्यादा बनती है और क्यों बनती है वाटर के केस में? तो आप सिंपल बताओ कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की, तो वाटर टूट के 2 हाइड्रोजन बनाता है और 1 ऑक्सीजन बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। देखो हाइड्रोजन 2 है और ये 1 है। तो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की तो कौन सी गैस हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलती है?
तो आंसर आ गया हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मिलती है। क्यों मिलती है ज़्यादा? क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि एनोड पे कौन सी गैस मिलती है, तो ऑक्सीजन बताइए। तो मैंने इसको आपको काफ़ी कोशिश की अच्छे से आपको समझाने की और याद हो जाए। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे। तो हमने ये टॉपिक कर लिया कि इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये चीज़ें हमने कर ली। अब हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली अब हमें टॉपिक करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए हमें एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए पहले, हम तभी आगे कर पाएंगे। अब देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन है सीरीज ऑफ मेटल्स। क्या डेफिनेशन है, लिख सकते हैं साथ में, सीरीज ऑफ मेटल्स विच आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। यानी जो पहले 2-3 मेटल है ना, ये काफ़ी रिएक्टिव हैं, और नीचे वाले 2-3 जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये सारा हमारा लेस रिएक्टिव में आता है, जो रिएक्ट नहीं करते, और हाइड्रोजन बीच में आता है। सो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज अ रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। तो आप बताइए सीरीज ऑफ मेटल्स विच आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी कम हो रही है। ये अंडरलाइन कर देता हूँ, डेफिनेशन बना लीजिएगा खुद ही। क्या होता है? सीरीज ऑफ मेटल्स विच आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अब ये सीरीज हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन है कि मुझे ये सीरीज याद कैसे होगी, तो मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में साथ के साथ लिख लीजिए। देखिए क्या है शॉर्टकट, ठीक है। देखो के के को बना दो, इसकी एक स्टोरी बना देते हैं, जिसका मतलब हो चाहे ना हो एक स्टोरी बना देंगे। के मतलब केदार नाथ, सी ए का, एम जी मौली, आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हम आज आए। तो मैंने एक ना स्टोरी बना दी, इस स्टोरी का कोई मतलब नहीं है, बट हमें ये सीक्वेंस याद हो गई जो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने में हेल्प करेगी। तो आज मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिए। तो क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड, ये खुद लिखना आपने, सीरीज ऑफ मेटल्स विच आर अरेंज्ड in the decreasing order of their reactivity। मतलब उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है नीचे जाते हुए। अब इस सीरीज को हम याद कैसे रखेंगे? देखो फिर से, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि, क्योंकि सी यू को बोला हमने क्योंकि आज हम आए प्लेट लाए, ठीक है। क्योंकि आज हम आए प्लेट लाए, ऐसे आप कर लो, क्योंकि हम आज आए, बस क्योंकि हम आज आए। यहाँ से गड़बड़ हो जाती है, कर लेना, क्योंकि हम आज आए, बस। तो इसका कोई मीनिंग बने ना बने, बट हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो मैं ऐसे बता देता हूँ, अगली क्लास में समझाऊंगा। द रिएक्शन इन विच रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो आपको याद आ गया होगा, या आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये रिएक्टिव मेटल है, ये कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो मुझे कैसे पता चला ये रिएक्टिव है? बाय रिएक्टिविटी सीरीज। देखो ये रही रिएक्टिविटी सीरीज, ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर। जो ऊपर वाला है वो मोर रिएक्टिव है, नीचे जा रहे हैं लेस रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को उसके बीच में से निकाल देता है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, इसको निकाल देगा, displaces less reactive metal from its compound called displacement reaction। चलो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही।